हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग विलियम चैप्टर का एक और नया टॉपिक किया जाए। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं विलियम की सांद्रता, विलियम में सांद्रता की इकाई पढ़ चुके हैं, मोलरता पढ़ चुके हैं, मोलरता पढ़ चुके हैं, नॉर्मलता पढ़ चुके हैं, मोल अंश पढ़ चुके हैं, पार्ट पर मिलियन पढ़ चुके हैं। इन लोग के बीच में संबंध भी पढ़ चुके हैं कि अगर एक दिया रहे तो दूसरे कैसे निकालें। आज हम लोग एक नया टॉपिक किया जाए और वो टॉपिक है विलेयता। विलेयता, इसको सॉल्विडी कहेंगे। सॉल्विडी कहेंगे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब इसे समझे विलेयता है क्या चीज। तो कहेंगे क्या कि हम लोग यहां पे एक सॉल्वेंट लेंगे, लेकिन दिमाग में बिठा लो, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स होगा और वो होगा 100 ग्राम। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा, फिक्स होगा, और वो कितना होगा, 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में हम अब यहां पे सॉल्यूट डालें। 100 ग्राम में क्या डालें, अब हम सॉल्यूट डालें। अब 100 ग्राम में हम सॉल्यूट डालें। अब आप एक काम करते हैं, घर पे आप इस प्रयोग को तो किया जा सकता है। आप यहां पे पानी ले लो, आप यहां पे चीनी, थोड़ा सा चीनी डालो और इसको चम्मच से घुलाओ, देखोगे चीनी घुल जाएगा। फिर थोड़ा सा चीनी डालो, फिर घुलाओ, घुल जाएगा। फिर थोड़ा सा चीनी डालो, फिर घुलाओ, घुल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी आप डालोगे और नीचे बैठना चालू हो जाएगा, नीचे बैठना शुरू कर देगा। कहने का मतलब कि अब इस पानी का पेट भर गया, यहां तक चलाया। अब यहां तक चलाया, पेट भर गया, तो अभी खाएगा नहीं, इसका मतलब कि ये नीचे बैठना शुरू करेगा। बोले बाबू अब ये घुलता नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये घुलता नहीं है, नीचे बैठना शुरू करता है, घुलता है। ये खाते ही रहता है, कितना हो पेट भर जाए, खाते ही रहता है। लेकिन जिस दर से खाता है उसी दर से उल्टी भी करते रहता है। कहने का मतलब ये चीनी घुलता भी है और ये चीनी घुलता भी है और ये अवक्षेपित भी हो जाता है। इसीलिए जब आप चीनी का मोटा दाना डालोगे तो देखोगे क्या कि यहां पे चीनी का पतला पतला दाना हो जाता है। इसका मतलब कि ये सॉल्यूट घुलना बंद नहीं करता है, ये साम्यावस्था में चला जाता है। और इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन बोलते हैं। ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। यानी संतृप्त विलयन क्या है, ऐसा विलयन की वह अवस्था जिसमें ऐसा विलयन जिसमें ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा विलयन जिसमें अधिक विलयन और अधिक विलयन नहीं घूमता। साम्यावस्था में दिमाग में बैठा ले कि विलयन और विलयन के बीच में क्या होगा, कि बीच में साम्यावस्था होगा। उस विलयन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, संतृप्त विलयन। उस विलयन को क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। अब हम यहां पे जाने 100 ग्राम विलायक में विलय की वह मात्रा जो घुलकर संतृप्त विलयन बनाता हो। क्या बनाता हो, संतृप्त विलयन बनाता हो। इसका मतलब 100 ग्राम विलायक में
संतृप्त विलयन बनाने के लिए जो विलय की मात्रा होता है उसे विलयता कहते हैं। यानी कि 100 ग्राम निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलय की वह मात्रा जो घुलकर संतृप्त विलयन बनाता हो उसे घुलनशीलता, उसे विलयता कहते हैं। उस ठोस का विलयता कहते हैं। यानी कि विलयता क्या चीज है? अब यहां पे हम कुछ समझ में आ गया संतृप्त विलयन क्या है। संतृप्त विलयन क्या है? यानी कि जिसमें और अधिक विलय नहीं घूमता हो, अर्थात ऐसा नहीं करना गलत होगा कि और अधिक विलय नहीं घूमता है। विलय घूमता है लेकिन विलय साम्यावस्था में रहता है। जितना घूमता है उतना ही विलय विलयन से चलाता है बाहर। यानी कि हम एक चीज यहां पे समझ सकते हैं, संतृप्त विलयन यानी कि आपका पेट यहां तक पूरा भर चुका है, अब इसके बाद खाओगे तो जिस दर से खाओगे उसी दर से बाहर निकाल दोगे। यानी कि वैसे विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घूमता है। यानी कि हमने विलय डालना शुरू किया, एक समय ऐसा आएगा कि विलय घुलना बंद कर देगा। उस जितना ग्राम में ये घुलना बंद करेगा उस अवस्था को संतृप्त विलयन बोलते हैं। यानी संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितना विलय की मात्रा की जरूरत पड़ेगा, अगर संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए अगर हमें 10 ग्राम की जरूरत पड़ता है विलय का, तो विलयता 10। अगर 100 ग्राम विलयन में संतृप्त विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम का जरूरत पड़ता है तो विलयता 50। यानी 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम का जरूरत पड़ता है तो विलयता 100। अब यहाँ पे और अधिक ऐसा बोल सकते हैं, वैसे विलयन जिसमें और अधिक विलयन नहीं घूमता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि संतृप्त विलयन में विलय अघुलनशील विलय, अघुलनशील विलय तथा विलयन के बीच साम्यावस्था होता है। यानी कि जिस दर से यहां पे अगर विलय है तो ये विलयन में भी जाएगा और ये विलयन से विलय बाहर भी अवक्षेपित भी होगा। और 100 ग्राम विलयन में फिर से एक बार बोल देते हैं कि 100 ग्राम विलायक से संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलय की जो मात्रा की आवश्यकता होगा उसे हम विलयता कहते हैं। आप इसे नोट करते हैं। अब देखिए
विलेयता, तीन विलेयता पढ़ना है। ठोस का द्रव में विलेयता, ठोस का ठोस में विलेयता और गैस का द्रव में विलेयता। अब ये तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। पहला है ठोस का द्रव में विलेयता। ठोस का द्रव में विलेयता बस कुछ नहीं है भैया, वही चीज है, सेम चीज है। 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम सॉरी विलायक है, सेम चीज है। अब इसे संतृप्त विलयन बनाना है। अब 100 ग्राम विलायक से संतृप्त विलयन बनाने के लिए, 100 ग्राम विलायक से संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा को ठोस का द्रव में विलेयता कहते हैं। यानी कि 100 ग्राम विलायक से संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलय की मात्रा को, विलय की ग्राम में मात्रा को ठोस का द्रव में विलेयता कहते हैं। अब हमें यहां पे जानना है क्या कि ठोस का द्रव में विलेयता को प्रभावित ठोस का द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस का द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें कौन कौन सा कारक है ये दिमाग में बिठाना है। यानी कि कब हमारा ये ज्यादा घुलेगा, कब ये कम घुलेगा, ये दिमाग में बिठाना है। अब यहां पे दिमाग में बिठाना है कि ये कब ज्यादा घुलेगा और ये कब घुलेगा। अब ये दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला विलय तथा विलायक की प्रकृति। अब इस पे पहला क्या है, विलय तथा विलायक की प्रकृति, और दूसरा है ताप। दूसरा क्या है, ताप। अब यहां पे विलय तथा विलायक की प्रकृति है। अब यहां पे एक स्लोगन है, एक लाइक डिसॉल्व लाइक, एक कहावत है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा में रहता है वैसे लोग भुलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब दोनों का देखिए, दोनों का प्रकृति देखना है, ये विलायक का भी प्रकृति और विलय का भी प्रकृति। अब ये दोनों का प्रकृति देखना है कि दोनों का प्रकृति कैसा है। अगर दोनों का प्रकृति समान है तो खुलेगा, दोनों का प्रकृति अलग अलग है, दोस्त और दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों दोस्त होने चाहिए या दोनों दुश्मन होने चाहिए, तभी दोनों रहेंगे। दोनों का प्रकृति एक जैसा होना चाहिए, इसलिए कहा गया है लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा में रहता है वैसा में भुलाता है, जो जैसा रहता है वैसा को भुलाता है। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है सर लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब ये होता है कि ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घूमते हैं तथा अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलायक में
अध्रुवीय विलय घूमते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहां पे विलायक यदि अध्रुवीय है तो विलय भी अध्रुवीय होना चाहिए, अगर विलायक ध्रुवीय है तो विलय भी ध्रुवीय होना चाहिए, दोनों की प्रकृति सेम है। अब इसे आप नोट कर लो। अब देखिए यहां पे हम लोग इसको और सुने, यानी कि विलय और विलायक जो होना चाहिए। अब ऐसा भी कर सकते हैं, ठोस तथा विलायक रासायनिक रूप से समान होना चाहिए। किस रूप से समान होना चाहिए? रासायनिक रूप से दोनों समान होना चाहिए, तो जाकर के घुलनशीलता होगा। यानी कि ठोस तथा ठोस का, ऐसे बोल सकते हैं, ठोस का विलायक में घुलनशीलता के लिए रासायनिक रूप से समान होना चाहिए, यानी दोनों का हमें प्रकृति सेम होना चाहिए, तो ही जाकर के ये घुलेगा। जैसे अब एग्जांपल के तौर पर देख लिया जाए, आप एग्जांपल सामान्य नमक लवण, ऐसे कहें NaCl का घुलनशीलता, NaCl का घुलनशीलता जल में NaCl की घुलनशीलता, NaCl क्या है अब ये भी समझना होगा। NaCl आयनिक यौगिक है, NaCl का घुलनशीलता जल में, जल ध्रुवीय, जल में चीनी की अपेक्षा सहसंयोजक की अपेक्षा अधिक होता है। इसका मतलब कि अब हमारा जल है, जल निश्चित अमाउंट ले लें और जल का निश्चित अमाउंट में NaCl भी ले लें और चीनी भी ले लें, देखेंगे कि चीनी घुल जाएगा। ऐसा क्यों? चीनी का घुलनशीलता ज्यादा होगा किसकी तुलना, सॉरी NaCl का घुलनशीलता ज्यादा होगा किसकी तुलना में? चीनी की तुलना में। अच्छा चीनी तो घुलता है, सहसंयोजक है सर, ये भी तो घुलता है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन बंधन के चलते घुलता है। इसकी प्रकृति घुलने की नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे जल भी ध्रुवीय है, प्लस माइनस यहाँ पे भी और प्लस माइनस यहाँ पे भी घुल जाता आसानी से, यानी कि दोनों की प्रकृति क्या है? समान है। उसी तरह से एग्जांपल 2 में देखो, आयोडीन, आयोडीन क्या है? सहसंयोजक होता है। आयोडीन क्या है? सहसंयोजक होता है। का घुलनशीलता CCl4 सहसंयोजक, सहसंयोजक आयोडीन सहसंयोजक का घुलनशीलता CCl4 ये सहसंयोजक में अधिक होता है, में जल की तुलना में अधिक होता है। अब देखिए यहां पे आयोडीन सहसंयोजक में ज्यादा घुलेगा, जल में सामान्यतः अघुलनशील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जल ध्रुवीय है
और ये अध्रुवीय है, दोनों की प्रकृति समान नहीं है। अब जब दोनों की प्रकृति समान नहीं है तो हमने बोला है कि घुलनशीलता के लिए प्रकृति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। विलय और विलायक की प्रकृति आपस में क्या होना चाहिए, समान है, तो ये घुल जाता है। ये प्रकृति समान नहीं है, इसलिए इसकी घुलनशीलता कम होता है। अब यहाँ पे चीनी की भी अब घुलनशीलता कम होता है, किसकी तुलना में, NaCl की तुलना में। आप इसे नोट करिए। अब देखिए ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है, ये जल। अच्छा, आयनिक यौगिक जल में क्यों घुलनशील होते हैं? तो बाबू इसलिए घुलनशील होते हैं क्योंकि जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक स्थिरांक उच्च होता है। जैसे आयनिक यौगिक को जल में डालते हैं, उसके आयन अलग अलग हो जाते हैं। उसके आयन यानी कि जल में आयनिक यौगिक के आयन अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, कोई आयनिक यौगिक को अगर हम उसके आयनों में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है, उस ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि आयनिक यौगिक को जालक ऊर्जा क्या है, जालक ऊर्जा क्या है, आयनिक यौगिक को उसके आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी कि इस आयनिक यौगिक को उसके आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए भैया यहां पे एक चीज और, आप जानते हो कि हम जैसे ही आयनिक यौगिक को जल में डालें उसके आयन अलग अलग हो गए। और आप तो जानते हो कि जल जो है वो ध्रुवीय होता है। अब यहां पे समझ में नहीं आ रहा है ध्रुवीय क्या है, तो आप ध्रुव होता है, ध्रुव का मतलब प्लस आवेश और माइनस आवेश। अगर जहां भी प्लस आवेश और माइनस आवेश होगा उसको हम बोलेंगे ध्रुवीय, उसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय बोलेंगे। अब देखिए कैसे ध्रुवीय है, तो जल है, जल को क्या बोलते हैं, H2O। अब आप जानते हो कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता 3.5 है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 है। यहां पे याद रखना है कि हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता 2.1 और ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता 3.5। अब क्या होता है, अब इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या है, तो साझा इलेक्ट्रॉन को, ये जो साझा इलेक्ट्रॉन की ये जो बंधन बना है ये ससुरक बंधन है और इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये बंधन बना है। ये भी साझा इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन चाहता है कि हम अपनी ओर खींचे। जब ये साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अब तो जब साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस यहां पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा होगा ऑक्सीजन पे। अब जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा होगा तो इस पे ऋण आवेश, आंशिक ऋण आवेश, और इस पे क्या होगा, आंशिक धन आवेश, आंशिक ऋण आवेश और आंशिक धन आवेश। अब ऐसे ही
को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ध्रुवीय। जल क्या है, ध्रुवीय। क्यों ध्रुवीय, समझ में आया? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, जो साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति होता है, उसको विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है, 3.5 है। अब 3.5 है तो ये साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इसमें ऋण आवेश और इसमें धन आवेश। आपने क्या बोला कि यहाँ पे जल के अणु है, अब ये ऋण आवेश है और इसमें क्या है, धन आवेश है। और इसमें आपने बोला कि आयनिक यौगिक को जैसे ही डालते हैं ये आयनिक यौगिक अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब ये जैसे ही आयनिक यौगिक अपने आयनों में टूट जाते हैं तो ये क्या होगा, अब ये जो आयन है Na प्लस आयन, क्या होगा, जल के विपरीत आवेश के द्वारा क्या हो जाएगा, घिर जाएगा। यानी जल का विपरीत आवेश ऑक्सीजन के द्वारा घिर जाएगा। यानी कि ये आयन जलयोजित हो गया, जलयोजित हो गया। उसी प्रकार सर Na प्लस आयन की ओर घिरेगा, Cl नहीं, हम बोले Cl भी घिरेगा बाबा। जो Cl जो है वो जल के जो विपरीत आवेश है, तो जल का विपरीत आवेश क्या है, Cl माइनस आयन। Cl माइनस आयन में माइनस आयन है तो जल का कौन सा आयन के द्वारा, तो प्लस आयन के द्वारा घिर जाएगा। यानी जल के प्लस आयन यानी Cl माइनस आयन जल के विपरीत आयन यानी कि ऋण है तो प्लस के द्वारा घिर जाएगा। ये जल के प्लस के द्वारा घिर जाएगा। अब इसे भी हम लोग बोलेंगे कि भी जल योजित हो गया, जल योजित हो गया। अब ये जब प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होगा तो ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा उत्सर्जित होगा और उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं, उस ऊर्जा को बोलते हैं जल योजन ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा। अब बोलेगा जलयोजन ऊर्जा क्या है, तो जब कोई आयन जलयोजित होता है तो उत्सर्जित ऊर्जा को जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि हमारे पास दो तरह का ऊर्जा है, एक जालक ऊर्जा और एक जलयोजन ऊर्जा। जालक ऊर्जा यानी आयनों में तोड़ने के लिए ऊर्जा को, आयनों में तोड़ने के लिए ऊर्जा को जालक ऊर्जा, उसके आयनिक यौगिक की जालक उसके आयनों में तोड़ने के लिए सीधे कहें, आयनों में तोड़ने के लिए ऊर्जा को जालक ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा, जब कोई आयन जलयोजित हो जाता है तो उत्सर्जित ऊर्जा को जलयोजन ऊर्जा। आप इसे नोट कर लीजिए। यानी कि जलयोजन ऊर्जा क्या है, जब आयन जलयोजित होता है तो उत्सर्जित ऊर्जा को जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। जब कोई आयन जलयोजित होता है तो उत्सर्जित ऊर्जा को जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, यदि जलयोजन ऊर्जा अधिक होगा, किससे, जालक ऊर्जा से, जालक ऊर्जा से, तो लवण घुलेगा, यानी कि अगर जलयोजन ऊर्जा अधिक होगा
तो ही लवण घुलेगा। यदि ऐसा कर दिया जाए कि जलयोजन ऊर्जा कम हो जाए, किससे? जालक ऊर्जा से, तो लवण नहीं घुलेगा। कहने का मतलब कि जलयोजन ऊर्जा हमेशा अधिक होना चाहिए। जलयोजन ऊर्जा अधिक होगा तो ही लवण घुलेगा, अन्यथा लवण नहीं घुलेगा। आप इसे नोट कर लें और इसे बार बार पढ़ें। ताप में घुलनशीलता को, ताप के प्रभाव को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।